हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडी की जो कि हिंदी मीडियम में है, 11वीं कक्षा वालों के लिए, और ये सीबीएसई का सिलेबस मैं करवा रहा हूँ। और ये बात हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा हो तो उसे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी सीरीज में मैं आपके अगले एक्सरसाइज यानी कि 3.2 के साथ हाजिर हूँ। ठीक है। चैप्टर 3 की केवल 2 ही एक्सरसाइज है, जिसकी मैं पहली एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए नोट्स के, तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.2 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसमें हम ग्लोबल उपक्रम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, संयुक्त साहस और सार्वजनिक निजी साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल उपक्रम और बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोनों ही एक ही है, एक ही चीज है दोनों। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। एमएनसी जिसे बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसका अभिप्राय उन कंपनियों से है जिसकी क्रियाएं एक से अधिक देशों में चलती हों। मतलब कि वह कार्य जो एक देश के अलावा अन्य देशों में भी चलता हो, वही हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी। जैसे कि टाटा मोटर्स इंडिया में है, इंडिया के साथ साथ वो बाहर के देशों में भी चलती है, तो वो क्या हुई, एक एमएनसी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय प्रबंध। केंद्रीय प्रबंध का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। दो चीज होती है बिजनेस स्टडी में, केंद्रीयकरण और दूसरा विकेंद्रीयकरण। तो 12th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के बारे में बहुत ही विस्तार में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ केंद्रीयकरण प्रबंध का मतलब क्या होता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय अपने गृह देश में होता है। केंद्रीयकरण का मतलब एक जगह सीमित करना, और विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है फैलाना। ठीक है। तो जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उसका मुख्यालय कहाँ होता है, हेडक्वार्टर गृह देश में होता है, मतलब कि वह उसके खुद के देश में ही होता है। यह कंपनी अपने व्यवसाय का फैलाव अन्य देशों में शाखाएं तथा सहायक कंपनियां खोलकर करती हैं। ठीक है। ये अपने व्यवसाय का फैलाव कैसे करती हैं, या तो उसकी शाखाएं खोलती है अन्य देशों में, या सहायक कंपनियां खोलती है जिससे अपने व्यवसाय का वो विस्तार करती हैं। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंधन मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। मतलब कि जितने भी देशों में जितनी भी शाखाएं सहायक कंपनियां खोली गई हैं, उन सभी को निर्देश हेडक्वार्टर से दिया जाएगा, जो कि इनके खुद के गृह देश में होता है। तो ये होता है कि केंद्रीय प्रबंध, मतलब कि किसी भी देश में कितनी भी शाखाएं सहायक कंपनियां हो, उन सब का मुख्यालय एक जगह होगा और वो उनका खुद का देश होगा, वहीं से उन सबके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, उनको निर्देश दिए जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला है विश्व स्तर पर फैलाव। ना पॉइंट से ही आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें याद करनी है तो आपको जरूरी नहीं है कि ये सारी इतनी सारी बातों को याद करें। केवल ये मेन मेन मोटा मोटा पॉइंट याद करें। विश्व स्तर पर फैलाव, ये चीज याद है आपको, तो इसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार खुद भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। जैसे कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक देशों में फैला होता है। ठीक है। यह कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वह अनेक देशों में फैली होती है। यहाँ पर यह मिस प्रिंट है, ध्यान ना दें इसके ऊपर। ठीक है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय होता है, ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय होना था प्रिंट, वो जो कि गलत हो गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। यह कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, अनेक देशों में फैली होती है। ये मेजबान देशों, मेजबान का मतलब कि जिन जिन देशों में इसकी शाखाएं खुली पड़ी हैं, सहायक कंपनियां खुली पड़ी हैं, वहाँ के स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। कैसे उठाती हैं, वहाँ पर उनको कच्चा माल मिल जाएगा, वहाँ पर सस्ती लेबर मिल जाएगी। तो ये सारी वो क्या है, इन कंपनियों के लिए लाभ है। ठीक है। एक तरीके से सस्ती रेट पे सब कुछ मिल जाती है इनको, तो वो उनका फायदा उठाती है। ठीक है। और विश्व स्तर पर तो ये फैलता ही, आपको पता ही है, जब एक कंपनी एक देश के अलावा अन्य देशों में फैल गई मतलब कि वो विश्व स्तर पर फैल गई। ठीक है। अगला है उच्च क्वालिटी के उत्पादन। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है, इसलिए उत्पादों की क्वालिटी पर इसका विशेष ध्यान होता है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, विश्व स्तर पर इसको प्रतियोगिता का सामना करना है, इसलिए यह अपने क्वालिटी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सचेत होती है, इन पर विशेष ध्यान देती हैं। ठीक है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। अनेक उत्पादों, अच्छी क्वालिटी में बड़े स्तर पर अनुसंधान, बढ़िया विज्ञापन सुविधाओं आदि के कारण यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जल्दी अपनी पहचान बना लेती है। अच्छी क्वालिटी का माल, बड़े स्तर पर अनुसंधान और बढ़िया विज्ञापन, इन सभी सुविधाओं का यूज़ करके ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बहुत जल्दी बना लेती है। विज्ञापन पर विशेष ध्यान, यह विज्ञापन पर विशेष ध्यान देती है। विज्ञापन पर विशेष ध्यान इसलिए देती है ताकि इसका क्या है कि अन्य देशों में भी इसके प्रति लोग जागरूक हों, समझ में आए उनको कि क्या कंपनी क्या कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो विज्ञापन से भी क्या होता है, इनका फैलाव होता है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब आगे देख लेते हैं कि अब इसके लाभ क्या क्या हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है विदेशी विनियोग में वृद्धि। सभी देश ये चाहते हैं कि विदेशी पूंजी का विनियोग उनके देश में हो। सब लोग ये चाहते हैं कि दूसरा देश आके हमारे देश में इन्वेस्ट करें। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है और वो ये इसलिए चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा उनको मिल जाए जिससे कि वो अपनी वस्तुओं का आयात कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी अन्य देश से वस्तुओं का आयात करते हैं तो आप उसको पेमेंट उसी की मुद्रा में देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका से हमने कुछ निर्यात किया, आयात किया, तो हमें जब वस्तु वहाँ से लेंगे तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी और हमें पेमेंट भी वहाँ के करेंसी में ही करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका का डॉलर है तो हम उससे कुछ खरीदते हैं तो हमें उसके डॉलर में ही उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादातर देश यह चाहते हैं कि कोई नया देश आए, दूसरा देश आए और वो उनके देश में विनियोग करे, इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि क्या हो, उनका विदेशी मुद्रा उनको प्राप्त हो जाए, जिससे कि वो आयात के लिए आत्मनिर्भर हो सकें। अगला है रोजगार में वृद्धि। इन कंपनियों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह कंपनियां बड़े स्तर पर व्यवसाय करती हैं, इसलिए इनमें बहुत अधिक लोगों की भर्ती की जाती है। ठीक है, रोजगार में वृद्धि होती है। अगर कोई नई कंपनी खुलती है तो वहाँ पर क्या होगा, भर्ती भी होगी, जिससे कि यहाँ पर रोजगार मिलता है। संसाधनों का उचित उपयोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से किसी देश में बेकार पड़े हुए मानवीय व भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग होने लगता है। अगर कहीं पर कोई भी संसाधन फालतू पड़ा है, अगर वहाँ पे किसी कंपनी की क्या हो जाए, स्थापना हो जाए, तो वो जो फालतू पड़े हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, उपयोग में होने लगते हैं, उपयोग आने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बेकार पड़े संसाधन भी उपयोग हो जाते हैं। ये इसके लाभ हैं। अगला है तकनीकी विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से एक देश में हुए तकनीकी विकास का लाभ अन्य देशों को भी पहुंचता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी कहीं पर खुलती है तो उससे वहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी वजह से वहाँ के देश का क्या होता है, उस देश का विकास होता है, जिससे कि अन्य देशों को भी उसका लाभ पहुँचता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आई किसी देश में, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपने कंपनी को चलाने के लिए वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, तो वहाँ का जो स्थान है उसका भी विकास होगा, उसका स्थान का विकास होगा, तो वहाँ पर अच्छे प्रोडक्शन होंगे, उसका प्रोडक्शन होगा तो अन्य देशों को भी उसका लाभ पहुँचता है। ठीक है, अगला है प्रबंधकीय विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवीनतम प्रबंध की पद्धतियों की जानकारी रखने वाले लोगों को ही प्रबंधक के रूप में नियुक्त करती है। मतलब कि ये जो कंपनियां होती है ये उन्हीं लोगों को नियुक्त करती है जो कि नए नए प्रबंध की पद्धतियों को जानते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, इन कंपनियों में रोजगार पाने के इच्छुक स्थानीय लोग प्रबंध के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करते हैं। मतलब कि नई नई क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, इससे पेशेवर प्रबंध की संस्कृति का विकास होता है, जिससे क्या होता है कि पेशेवर प्रबंध का क्या होता है, संस्कृति का इसका विकास होता है। ठीक है, अगला है लास्ट है जो कि निर्यात में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफलता से प्रभावित होकर अनेक स्थानीय उद्यमी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं, इससे देश के निर्यात में वृद्धि होती है। इन कंपनियों से प्रेरित होकर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी कंपनियों की स्थापना करते हैं, जिससे क्या होता है कि देश के निर्यात में वृद्धि होती है। जहाँ पर देश अभी तक आयात कर रहा था, दूसरे देशों से माल खरीद रहा था, अब उसके जगह पर वो दूसरे देशों को माल बेचता है, तो यहाँ पर देश के निर्यात में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एमएनसी की यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या है, ये लाभ हैं। अब देख लेते हैं कि हानियाँ क्या हैं। जहाँ लाभ वहीं हानि। ठीक है, सबसे पहला घरेलू उद्योगों का खतरा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विशालकाय वित्तीय साधन उपलब्ध होने के कारण घरेलू उद्योग प्रायः इनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते। ठीक है, घरेलू जो भी उद्योग होते हैं उन सबके ऊपर खतरा आ जाता है अगर कोई बाहरी विदेशी कंपनी वहाँ पर स्थापित होती है, क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें होती है जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, और घरेलू उद्योगों के पास उतना नहीं होता जितना कि उनके पास होता है। तो ये घरेलू उद्योग उनके क्या होती है, उनके प्रतियोगिता में नहीं टिक पाती और ये बंद हो जाती हैं।
अगला है लाभों की गृह देश में वापसी। इन कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं, इन लाभों को ये अपने देश में ले जाती हैं। ऐसा करने से मेजबान देश के विदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी इन कंपनियों को लाभ होता है वो अपने देश ले जाती हैं। तो जिस देश में ये कंपनी चल रही है, मेजबान देश, उसके विनिमय पर क्या होता है, विदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई बाहर की देश आई हमारे यहाँ पर, उसने अपनी कंपनी स्थापित की, यहाँ पर उसको लाभ हुआ, लाभ जो भी होगा वो वापस लेकर चली गई। तो वापस लेकर चलेगी तो क्या हुआ, विपरीत प्रभाव पड़ा जहाँ से वो लेकर गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की करेंसी क्या है, लो है उसके बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी विशालकाय स्थिति के कारण अल्प विकसित देशों पर अपना प्रभुत्व आसानी से बना लेती हैं। पहला यह कंपनियां सरकार की कई तरह से सहायता करती हैं और धीरे धीरे सरकारी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने लगती हैं। क्या करती हैं कंपनियां, उन देशों के ऊपर बहुत जल्दी प्रभुत्व बना लेती हैं जो कि अल्प विकसित देश होते हैं, जिनका विकास अभी ज़्यादा नहीं हुआ होता है। ऐसा करने के लिए वो पहले सरकार की मदद करती हैं और उसके बाद फिर सरकारी निर्णय जो लिए जाते हैं उनके बीच में हस्तक्षेप करने लगती है। कहती है कि ये नियम मत बनाओ, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो अब उन्होंने एक बार सरकार की क्या कर दी, सहायता कर दी, तो सरकार भी मजबूर हो जाती है इनकी बात मानने के लिए। तो जिससे क्या होता है कि स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप होता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग करती हैं। इस प्रकार देश के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग से हानि होती है। ठीक है, क्योंकि उनके खुद का तो कोई संसाधन है नहीं, इसलिए जैसा मन हुआ वैसा यूज करते हैं, लापरवाही करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि संसाधनों का शोषण होता है, बेकार होती हैं, वो खराब होती है और उनसे हमें हानि होती है। अगला है गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं। यह कंपनियां प्रायः अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में स्थापित की जाती हैं। इन देशों में अधिकतर लोग गरीब होते हैं, मतलब यह कंपनियां वहां पर स्थापित की जाती है जहां पर ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। ठीक है, लेकिन यह कंपनियां केवल अमीर लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं निर्मित करती है, अतः देश के अधिकतर लोगों को इन कंपनियों से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, ये जितनी भी एमएनसी कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर अमीर लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को ही क्या करती है, उत्पादन करती है, निर्मित करती है, जिससे कि गरीब व्यक्ति का कुछ लेना देना ही नहीं होता। तो गरीब लोगों को इससे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, कोई लाभ ही नहीं होता, हानि तो होता है। अगर कहीं पे कंपनी स्थापित हुई, वहाँ पर वो केमिकल बनाती है, तो उससे जो पोल्यूशन होगा तो उससे हानि किसको होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को होगा जो कि गरीब हैं। उसका प्रभाव अमीरों के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन गरीबों के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अमीरों को लाभ और गरीबों को हानि होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये हमने यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियां देख ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि संयुक्त साहस क्या होता है। इसका अभिप्राय उस साझेदारी से है। संयुक्त साहस एक साझेदारी है जिसके अंतर्गत कंपनियां वस्तुओं के विकास, उत्पादन या बिक्री हेतु विनियोग, जोखिम प्रबंध एवं लाभ में भागीदारी करती है। ठीक है, ये क्या होती है, संयुक्त साहस होती है। अब इसके क्या लाभ हैं, विदेशी बाजार में आसान प्रवेश। जो भी विदेशी बाजार होता है उसमें आसानी से प्रवेश मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है। जिन कंपनियों के पास पूंजी तथा मानव शक्ति की कमी है लेकिन वे विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं, वे संयुक्त साहस द्वारा ऐसा कर सकते हैं। जिनके पास पूंजी मानव शक्ति की कमी है लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी विदेशी बाजार में प्रवेश करें, तो वह संयुक्त साहस द्वारा ये कर सकते हैं। जोखिम में न्यूनता। विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी न होने से उत्पन्न जोखिम को संयुक्त साहस द्वारा कम किया जा सकता है। ऐसा कैसे, कि स्थानीय भागीदार को वहां के बाजार की पूरी जानकारी होती है, इस प्रकार अन्य समस्याओं को भी सुलझा जा सकता है। ठीक है, संयुक्त साहस में क्योंकि स्थानीय भागीदार भी होते हैं तो उनको सारी बाजार की जानकारी होती है, आपको हो चाहे ना उनको है, तो उनकी सहायता से आप अपनी जोखिम को कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तकनीकी लाभ, ये चीज़ मैंने पीछे भी पढ़ाई। टेक्निकल जो भी कंपनी आप बनाओगे, विदेशी कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर साथ आती है। जैसे विदेशी कंपनी से साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस एवं नवीनतम तकनीकी का लाभ उठा सकती है। जैसे कोई कंपनी आई, वो टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आएगी, तो उसकी टेक्नोलॉजी से सीखो, समझो और अपना लाभ उठाओ, अपनी कंपनी बनाओ। ठीक है, अगला है प्रतियोगिता ताकत। जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती हैं तो निश्चित रूप से उनमें प्रतियोगिता का सामना करने की ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, और लास्ट है लागतों में कमी।
जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती हैं तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय करना संभव होता है, उन्हें बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें प्राप्त होती हैं, परिणामतः उत्पादन लागत में कमी आती है। अगर कोई एक कंपनी खुद अकेले काम करती है तो उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर एक कंपनी की जगह दो कंपनियां जुड़ के काम करेंगी तो जो भी खर्च होंगे वो आपस में बढ़ जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लागतों में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, संयुक्त साहस की लाभ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं कि आपका सार्वजनिक निजी साझेदारी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, PPP। इसका अभिप्राय सरकारी परियोजनाओं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक लाभ हो। क्या है, यह एक सार्वजनिक सरकारी परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सार्वजनिक लाभ होना चाहिए। ठीक है, प्रबंध विशेषज्ञ व वित्तीय सहयोग के रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी से है। मतलब कि निजी भागीदारी होगी उसमें, लेकिन जो उसका उद्देश्य होगा वो सार्वजनिक लाभ होगा। मतलब निजी लोग भी इसमें काम करेंगे लेकिन उद्देश्य सार्वजनिक लाभ होना चाहिए, वही हमारा सार्वजनिक निजी साझेदारी कहलाता है। क्या विशेषताएं हैं इसकी, PPP का मतलब बता दिया मैंने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका संबंध उच्च प्राथमिकता वाली सरकार द्वारा आयोजित परियोजनाओं से है। ठीक है, जोखिम को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभाजित करती है। जो भी जोखिम होती है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजित हो जाती हैं, बट जाती हैं। PPP सरकार को उसकी बजटीय उधार लेने की सीमाओं से मुक्त करती है। ठीक है, जो सरकार की बजटीय उधार लेने की सीमा है उससे वह मुक्त कर देती है। सरकार सेवाओं की किस्म तथा लागतों के लिए उत्तरदायी रहती है। ठीक है, अगर कोई भी किस्म और लागत के ऊपर कुछ भी होता है तो उसकी उत्तरदायी कौन होती है, सरकार होती है। ठीक है, और भी है लेकिन मैंने 4 चीज़ें लिखी यहाँ पर जिससे कम चीज़ों में मैं आपको ज़्यादा समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं यह समझाना चाहता हूँ कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं लेकिन इनका उद्देश्य एक होता है और वो क्या होता है, सार्वजनिक लाभ। ठीक है, इसी उद्देश्य से दोनों मिलकर काम करती हैं। कौन कौन सी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, वही हमारा सार्वजनिक निजी साझेदारी कहलाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे की चैप्टर्स लेकर आऊँगा। अगर अभी तक कुछ समझ में ना हो तो नीचे कमेंट कर देना, मुझे पता चल सके ताकि कुछ समझ में नहीं आया है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पर आप अपने सॉल्यूशंस पा सकें। PDFs के नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। और कमेंट जरूर बताना, कुछ भी पूछना हो, सुझाव हो, बताना चाहते हो, सब कुछ है, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।